तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अच्छा, तो ज्योमेट्री में छोटे वाले क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़े होंगे इस तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि ये है ट्राइंगल, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एक खास बात है कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, जैसे कि ये वाला साइड आपस में इक्वल और ये वाला साइड आपस में इक्वल। लेकिन अगर इस तरीके का रेक्टेंगल हो जाए कि हर एक साइड बराबर है तो इसका हम स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा सर्कल, तो हमने छोटे वाले क्लासेस में पढ़ा कि इनका एरिया या फिर पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आता है कि मैथ में इस तरीके का जियोमेट्रिकल शेप का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखो, पुराने वाले ज़माने में अगर आपको कोई सा भी लैंड खरीदना या बेचना है तो आपको पहले तो मेज़र करना पड़ेगा कि आपके पास कितना लैंड है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास ये वाला लैंड है, तो देखो इसको आप कैसे मेज़र करोगे। देखो, आप इसको किसी भी तरीके से मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, लैंड को अगर आप मेज़र ही नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता चल गया कि कितना लैंड है आपके पास। और फिर उस हिसाब से रेट भी फिक्स्ड होता है, तो हमें पता ही नहीं होगा कि लैंड कितना है और इसको कितने में ख़रीदना है। तो उस वाले में काम आता है इस तरीके का शेप, क्योंकि हमें इस तरीके का शेप का एरिया निकालना आता है। तो जिस शेप का एरिया ज़्यादा होगा उसका दाम भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए शुरू हुआ मैथ में इस तरीके का शेप का आना। और बाद में जब इस तरीके का शेप का इन्वेंट हुआ, तब इस तरीके के शेप का एरिया तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ और चीज़ें भी सामने आया है, जिसको हम आने वाले क्लासेस में जियोमेट्री में हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का जो लैंड है वो रेक्टेंगल शेप का क्यों है। या फिर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि सभी लोगों का घर या फिर स्कूल कॉलेज सभी चीज़ों का लैंड जो है वो हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही क्यों होता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान होता है, इसीलिए रेक्टेंगल शेप में होता है ये सब। तो देखो, अब जबकि इस तरीके का शेप का इन्वेंट हो गया तो अभी इस तरीके के शेप के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, इस तरीके का शेप बना हुआ है बहुत सारे लाइन के द्वारा। अब देखो, यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड नाम का ग्रीक देश का व्यक्ति ने को डिफाइन किया इस तरीके से। जैसे कि पहले तो ये बात है कि जिसके ऊपर ये सब शेप बना हुआ है इसको बोलते हैं सरफेस, ठीक है। तो आप इसके ऊपर अगर पॉइंट भी बनाते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, लेकिन उसने पॉइंट का डेफिनेशन ऐसा क्या है कि ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट। मतलब इस पॉइंट का आप कभी पार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद उसने बताया कि ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। मतलब देखो, जैसे कि ये वाला रेक्टेंगल का ये वाला जो है ये है लेंथ और ये वाला जो है इसके बोलते हैं ब्रेथ। लेकिन लाइन में जो है सिर्फ लेंथ होगा, ब्रेथ नहीं होगा, ठीक है। लाइन का कोई ब्रेथ नहीं होगा। तो आप इतना मोटा लाइन खींचो या फिर ये वाला लाइन खींचो, दोनों ही इनके हिसाब से बराबर है, ठीक है। क्योंकि इसका ब्रेथ और इसका ब्रेथ का कोई मायने नहीं लगता, सिर्फ लेंथ का मायने रखता है, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, ये दोनों सेम ही है। वैसे ही उसने बताया कि ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट से बना हुआ है। फिर उसने बताया कि ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब ये जो सरफेस लिया हमने इसका सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला वीडियो में देखो, तो ये मान लो कि ये वाला पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है। और इधर पे भगवान कृष्ण का मूर्ति है, ठीक है। तो मूर्ति का लेंथ है ये वाला, फिर ब्रेथ है ये वाला, और इसका हाइट भी है जो कि ये वाला है। लेकिन उस हिसाब से आप सरफेस को देखो, सरफेस का लेंथ तो मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया, लेकिन देखो इधर पे कोई लेकिन आप देखो इधर पे कोई हाइट नहीं है। मतलब सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, लेकिन इसका कोई हाइट नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद बताया गया है कि द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। जैसे कि इधर देखो, ये वाला एज एक लाइन है, ये वाला एज भी एक लाइन है, ये वाला एज भी एक लाइन है, और ये वाला एज भी एक लाइन है। तो फिर सरफेस का एज लाइन ही है। और फिर उसके बाद है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये तो आपको खिचड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन मैं बता दूँ, इसमें बताया गया है कि जैसे कि ये वाला और ये वाला अगर बराबर है और ये वाला अगर बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हो गए ना। ऐसे ही है, इफ़ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल। मतलब कि जैसे कि इधर ये दोनों इक्वल है, तो इसमें आप ये दो इक्वल स्क्वायर जोड़ दो, जैसे कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इधर जोड़ दो, तो
तो इसका जो पूरा एरिया है और इसका जो पूरा एरिया है वो भी तो बराबर होंगे, यही बताया गया है कि वैसे ही इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, मतलब इन दोनों में से आप सेम एरिया माइनस कर दो तो जो बाकी एरिया बचेगा वो आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब क्या है देखो, ये दोनों शेप ले लो जो कि एक दूसरे को ढक देते हैं, जैसे कि इसके ऊपर ये रख दे या फिर इसके ऊपर ये रख दे तो दोनों ही आपस में ढक जाता है, तो मतलब ऐसा हुआ कभी भी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वैसे ही है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब मान लो ये वाला है, इसमें से आप कुछ भी एक पार्ट ले लो तो जो पार्ट आपने लिया है वो पूरे से तो कम ही होगा, मतलब जैसा भी पार्ट आप लोगे पूरे चीज़ से तो कम ही होगा, यही बताया गया है। उसके बाद है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को आप दो टुकड़ों में बांटो, जैसे कि इसको हाफ हाफ में बांट देती, दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर है कुछ पोस्टुलेट्स। पहला है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन, मतलब आपको दो पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि ये वाला, तो आप इससे सिर्फ एक ही यूनिक लाइन बना सकते हैं जैसे कि ये वाला लाइन। और अगर आप कोई और लाइन बनाना चाहे सिर्फ कार्व लाइन मिलेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन होगा दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए। वैसे ही है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब जैसे कि ये वाला लाइन है तो इसको आप इधर से भी इनडिफिनेटली मतलब जितना चाहे बढ़ा सकते हो और इतना इधर से भी जितना चाहे लंबा कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही है सर्कल्स कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब कहीं भी सेंटर ले लो और उससे कुछ भी रेडियस से आप सर्कल बना सकते हो, जैसे कि इधर ये वाला सेंटर ले लिया तो इसको ऐसे सर्कल बना दिया। तो ये तो था यूक्लिड ने ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन किया या फिर ज्योमेट्रिकल टर्म्स को जैसे कि पॉइंट लाइन इसको कैसे डिफाइन किया। तो ये तो एग्जाम की तरफ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की तरफ से जो इम्पोर्टेंट है मतलब कि एक्सरसाइजेस, आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।